हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे परावर्तन के बारे में। चूँकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको कई पार्टों में डिवाइड किया। इसलिए सभी पार्टों को छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेटर जाएगा। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कोई भी बच्चा यूपी बोर्ड एग्जाम में फेल ना होने पाए, अच्छे नंबरों से पास हो। सबके पास शेयर करिए ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें, जिनसे उनका भविष्य बन सके। आप हमारे परिवार हैं, आपका अपना चैनल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए हम लोग बात किए थे, यहां परावर्तन की बात किए थे। किसकी बात किए थे? परावर्तन की। थोड़ी सी बातें उसमें छूट गई थी, जरा देखते हैं। दर्पण क्या? प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या बनाने के नियम? प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जब हम लेप या पॉलिश किस पर लगा दें, उठे हुए तल पर लगाएंगे तो बन जाएगा ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होगा ये, ठीक। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब बनाने के नियम जो हैं, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। राइट। तो इस नियम से हम लोग जो है कोई भी प्रतिबिंब बना सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में किरण आरेख भी पूछा जाता है, ठीक। तो किरण आरेख बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप मुख्य अक्ष खींचिए। दर्पण बनाने के बाद ये है मुख्य अक्ष, ये है आपका वक्रता केंद्र और इसके बीच में, ठीक दोनों के बीच में यहाँ क्या होगा? फोकस। क्या होगा? ये फोकस, यह, ठीक। इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव P। ये आपका है मुख्य अक्ष। ये दर्पण का द्वारक M1 और M2। मान लीजिए वस्तु यहां स्थित, अर्थात वस्तु कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, C से परे स्थित है। तो प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा? नियम देखिए, नियम में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो इसलिए एक प्रकाश की किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर चलाओगे, जो दर्पण से परावर्तित होकर कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। समझ में आ रहा है ना? फिर दूसरी प्रकाश की किरण आप चलाओगे वक्रता केंद्र से। कहां से? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण और बड़ा बढ़ा देते हैं, दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसी मार्ग से आई थी, इसी मार्ग से फिर वापस लौट जाती है। तो जब लौटेंगी तो कहीं ना कहीं प्रकाश किरणें दोनों मिल रही हैं,
जहां पर पहली वाली प्रकाश किरण और दूसरी वाली प्रकाश किरण आपस में मिलती है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अगर हम वस्तु को ओ डैश से लिख दें और प्रतिबिंब को आई डैश से लिख दें, तो ये जो आई डैश है, ध्यान से देखिए, ये किसके बीच में बना हुआ है? ये बना हुआ है सी और एफ के बीच में। किसके बीच बना है? सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच में। अर्थात जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। जो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होता है? छोटा तथा उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक रूप से मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है देखिए, वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। ओके, ठीक। तो हम क्या क्या जाने? जब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, राइट। अब यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम फटाफट की ओर बता दे रहे हैं आपको। एक किरण आरेख खींचकर हमने दर्शाया। इस तरह से आप सभी का किरण आरेख खींच सकते हैं। यदि कोई किरण आरेख समझ में नहीं आया होगा या आपको नहीं आता होगा खींचना, तो आप कमेंट करके प्लीज 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 कमेंट करके हमें बताइएगा और हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। अभी समय है आज भी, ठीक, क्योंकि एग्जाम अभी 27 को है। ओके, राइट। जिसका भी किरण आरेख आपको बनाना नहीं आ रहा होगा वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपको कुछ ना आ रहा हो समझ में तो। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अगर लिख दोगे तो हम कमेंट को पढ़कर जान जाएंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ओके, चलिए देखिए, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक। ऑप्शन में से पूछेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन दिया रहेगा, कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, अर्थात मुख्य फोकस पर। अब जब वस्तु को हम फोकस पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसका अपोजिट, ठीक। जब हम वस्तु को C से परे अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो अभी हमने बताया कहाँ बनता है? C व F के बीच में, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनता है प्रतिबिंब। अगर हम C व F के बीच में वस्तु को रखते हैं, ये वस्तु की स्थिति हम लिख रहे हैं, वस्तु की स्थिति, और ये क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति की। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक, C व F के बीच में अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा C से परे, उसी का उल्टा, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अगर हम वस्तु को C पर रखते हैं अर्थात वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। आगे कितने हुए? 5 तरह के प्रतिबिंब हुए, एक और बचा। जब वस्तु को F व P के बीच में रखते हैं अर्थात दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे। इस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, सभी में। केवल यही एक ऐसा कंडीशन है जब हम F और P अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो सीधा और आभासी होता है। बाकी सभी में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। राइट, ये है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना होगा, ठीक, रोक के। एक मिटा दिए हैं उसके लिए सॉरी, फिर भी वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण से एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को चाहे जहां रखें, अर्थात अनंत और ध्रुव के बीच में हम कहीं भी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा बना के देख लेते हैं, एक मिनट। ये हमने बनाया आपका उत्तल दर्पण, ठीक। यहां हमने रखा वस्तु को, ये मान लीजिए है F और ये मान लीजिए क्या है C। ये है दर्पण का ध्रुव P। समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ये उत्तल दर्पण इधर झुका हुआ तो नीचे नहीं जा पाएगा, प्रकाश किरण ऐसे चला जाएगा। मतलब हम जब किरण आरेख जब हमें खींचना होगा तो कुछ इस तरह से बनाएंगे इसको देखते हुए, ताकि यहां से एक सीधी रेखा आ सके। क्योंकि हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है, इसलिए हम फोकस से ही होकर ले जाएंगे। यहां से किरण ऐसा खींचेंगे तो यहां से होकर जाएगा, यहाँ डैश डैश लाइन से दिखाएंगे क्योंकि ये दर्पण के पीछे की बात है। पीछे की बात को गुप्त कहते हैं ना, अंदर की बात है। अंदर की बात को गोपनीय रखा जाता है डैश डैश लाइन से। कुछ लोगों को बताया जाता है, कुछ लोगों को नहीं बताया जाता। ये तीर है, ठीक, चली जाती है, वापस लौट जाती है। लेकिन इसको हम क्या किए, पीछे की तरफ बढ़ाए थे, फोकस से होकर जाता है। दूसरा जब किरण आरेख खींचेंगे तो कहां से जाएगा? केंद्र से होकर जाता है। कहां से? केंद्र से। अब केंद्र से दूसरा किरण ले जाना है तो ऐसा हम यहाँ से रेखा खींचेंगे वो किरण से होकर जाएगा। कहां से? केंद्र से होकर जाएगा। केंद्र से जाएगा, इसे वापस टकरा के लौट जाता है। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, कहाँ जाए? केंद्र से होकर। देखिए कहाँ से होकर जाएगा? केंद्र से। तो हमने देखा प्रतिबिंब कहाँ बना? जहाँ दोनों रेखाएं आपस में मिली हुई हैं, ये बना। अगर ये ए बी है तो ए डैश और ये बी डैश, उससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ध्यान से देखिए, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बना है? छोटा। तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब P व F के बीच में बनता है। किसके बीच में? P व F के बीच में, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो कैसा है? सीधा है, आभासी है। सीधा है और क्या है? आभासी है। वस्तु से कैसा है? छोटा। वस्तु से क्या है? छोटा, ठीक। ये हो गया। आवर्धित प्रतिबिंब अगर कहे तो आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम P व F के बीच में रखते हैं। P व F के बीच में, अवतल में P व F के बीच में अगर रखेंगे तो हमें आवर्धित प्रतिबिंब मिलेगा। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, आभासी रहेगा। ओके, ये हो गई प्रतिबिंब रचना। इससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा कि किरण आरेख खींचना 2 बार, 1 बार, 2 बार, जितनी बार देखने के बाद आपको समझ में आए
फिर भी यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, हम और अच्छे से समझा देंगे आपको। ओके, चलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन में क्या क्या आ सकता है? तो अपवर्तन में सबसे पहले पूछा जा सकता है जो प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न अगर पूछा जा सकता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक, इसे परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से आकर किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अपवर्तन मतलब विचलित होना। क्या होना? विचलित होना। जैसे सांप सीधा नहीं चलता, ऐसे ऐसे विचलित होता रहता अपने मार्ग पर, सेम उसी तरह से हमें भी चलना है। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से भटक जाती है, भूल जाती है किधर से जाना है। तो बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। जिस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित किरण था, यहां अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं। सेम उसी तरह हुआ ना ये परिभाषा, सॉरी ये नियम जो है किस तरह हुआ? जिस तरह से परावर्तन का पहला नियम है उसी तरह से अपवर्तन का भी पहला नियम है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, उसमें परावर्तित किरण है और इसमें अपवर्तित किरण है। ओके, तो जब पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये जो नियम है स्नेल का नियम, इसमें कहा गया है कि आपतन कोण की ज्या का अनुपात सदैव आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या नहीं बोले हैं, ज्या। जा कबूतर जा वाला नहीं है, ज्या है, ज्या। आधा जा या, ये कहते हैं किसको? साइन को। साइन माने क्या होता है? ज्या। ठीक, साइन को शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखा जाता है। ओके, तो इसी साइन को यहां बोला जा रहा है जा, अर्थात साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक होता है। या इसी को हम लोग लिख देते हैं साइन I बटे साइन R बराबर n के होता है। ठीक, साइन I बटे साइन R बराबर किसके होता है? n के होता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ये स्नेल का नियम यही है कि आपतन कोण की ज्या, देखिए I मतलब आपतन कोण की ज्या, साइन माने ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा R का मतलब अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, बटे का मतलब अनुपात, एक नियतांक होता है। नियतांक को यहाँ n से लिखते हैं। इसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे किसी पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं या माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, ये नियम हो गया। इसमें भी क्या है, आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं और जब विरल से सघन में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक,
जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या होती हैं? झुक जाती हैं। ठीक। तो माध्यम सघन विरल क्या होता है? सभी ठोस जो होते हैं वो सघन माध्यम होते हैं। द्रव जो होगा ठोस की अपेक्षा विरल है, और गैस सबसे अधिक विरल होगा क्योंकि गैस के अणु सबसे दूर दूर होते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो सघन से विरल में अगर हम देखें, इसको एक अरेंज आर्डर, किसी इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में अगर हम लिखें, मतलब बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लिखें, तो ठोस में ठोस जो है ये सबसे अधिक सघन है। ये क्या है? सघन के हिसाब से अगर देखें सबसे अधिक सघन कौन होगा? ठोस, फिर द्रव, इसके बाद सबसे कम सघन कौन होगा? गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब अगर यहां से विरल की बात अगर कहे, विरल में ये घटता हुआ क्रम है, सबसे अधिक कौन होगा? ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। और विरल में गैस सबसे अधिक विरल है, फिर द्रव है, सबसे कम विरल कौन हो जाएगा? ठोस। राइट, उसी का उल्टा। ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है ऑप्शन में बन जाए, बहुविकल्पी प्रश्न में कुछ भी बन सकता है। ठीक। तो ये अपवर्तन की बात हो गई। अब इसमें भी फार्मूले हैं, जैसे अभी साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक का है, वैसे इसमें अपवर्तनांक से संबंधित भी प्रश्न होते हैं। अपवर्तनांक क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जो बोल रहे हैं इसी को ध्यान समझिए। हमने कहा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, पहले के सापेक्ष दूसरे का, पहले के सापेक्ष दूसरे का, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का ऐसे लिखते हैं 1 and 2। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक, दूसरे का बटे पहले का अपवर्तनांक। ठीक। जैसे हमसे पूछा जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, फिर दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये भी प्रश्न में दिया गया है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं, और हमसे कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। मतलब हमसे कहा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, वायु मतलब ए एन, जल का अपवर्तनांक W। ए एन डब्ल्यू हमें दिया गया है प्रश्न में, कुछ गिवन वैल्यू है। फिर कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच, यहाँ कांच हो जाएगा, मतलब ए एन जी, ये भी हमें दिया गया है। हमसे कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जल के सापेक्ष अर्थात W N, किसका? कांच का, G बराबर। बाद में कौन सा माध्यम आया है? G, मतलब G का अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे। G का अपवर्तनांक कौन है? ANG वाला बटे जो बचा है W वाला ANW। ये फार्मूला बन गया। मान रखिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, WNG आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत? एक और प्रश्न देखिए, हम प्रश्न नहीं आपको बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं। ठीक, थ्योरी को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, गारंटी है चाचा, धमाल कर दोगे, कमाल कर दोगे पेपर में, है ना। जैसा आपने सोचा नहीं होगा वो हो जाएगा।
ओके, चलिए एक प्रश्न और बन सकता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच के सापेक्ष जल का कितना होगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच के सापेक्ष जल का कितना होगा। जो प्रश्न हम बोल रहे हैं जुबान से उसको आप कॉपी में नोट कर लिया करिए, वीडियो रोक के पॉज करके। ठीक, पॉज मतलब थोड़े समय के लिए रोकना। ओके, फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, कुछ भी दे दिया 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो जाहिर सी बात है उसी का उल्टा ही पूछा जा रहा है, अर्थात उसी का उल्टा हो जाएगा। अगर 3/2 वो था तो इसका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे, कह रहा था जल के सापेक्ष मतलब W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, हमसे पूछा जा रहा है G के सापेक्ष W का, तो लिखेंगे इसको 1/WNG के, 1/WNG, इसका उल्टा बराबर हो जाएगा। अब यही WNG का मान जो दिया गया यहाँ रखिए 3/2 जो लिखेंगे वही चलाएगा, ऊपर गुणे में 2 × 2/3, ये उत्तर हो जाएगा। अगर सवाल अगर आया है तो लगाने के लिए, बहुविकल्पी प्रश्न में ना हो तब। ओके, कोई दिक्कत यहाँ होना भी नहीं चाहिए। चलिए समतल दर्पण की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, समतल दर्पण के सामने वस्तु को जितनी ही दूरी पर रखेंगे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनेगा। समतल दर्पण के सामने वस्तु को जितनी दूरी पर रखेंगे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनेगा। अर्थात मान लो हमने वस्तु को रखा 10 सेंटीमीटर दूरी पर, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो वो भी 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। बस फर्क इतना है, वो दर्पण के पीछे बनेगा, ये दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे। ओके, और देखिए समतल दर्पण की बात हमने किया, इसी तरह से अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती, अर्थात ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी ध्यान रखें, हमने सब बताया, फिर भी हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे बोलते रह रहे हैं जिससे आपको सुनाई देता रहे और कुछ याद भी होता रहे। राइट, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उस काबिल बनाएं जिससे आप इस एग्जाम को बीट कर सको। ओके, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को बीच बीच में हम बोलते रहते हैं। बात करते हैं, आगे भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अगर हम मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछें तो क्या बन सकता है। मात्रक से संबंधित प्रश्न आपके कोर्स में जो है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। एक यूनिट किसका इकाई है, यूनिट किसकी इकाई है। यूनिट मतलब यूनिट एक क्या है, यूनिट माने इकाई होता भी है इंग्लिश में भी, लेकिन एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। एक यूनिट बराबर किसके होता है, 1 किलोवाट घंटा के। तो एक यूनिट बराबर अगर 1 किलोवाट घंटा, अर्थात देखिए यहाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है, 1 यूनिट के। उल्टा सीधा दोनों तरह से लिखा जा सकता है। यदि 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है तो हम लोग जानते हैं 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इस तरह से 1 यूनिट में भी 3.10⁻6 जूल होगा। दोनों के लिए एक ही चीजें हैं। यूनिट किसका मात्रक है, ये भी मात्रक है शक्ति का, किलोवाट घंटा, सॉरी ऊर्जा का है, सॉरी यूनिट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, इसीलिए वे ऊर्जा का मात्रक क्या है, यूनिट है या kWh है, किलोवाट घंटा। ये हो गई शक्ति की बात नहीं हुई। शक्ति क्या है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। ठीक, अब बात करते हैं शक्ति का, बात
शक्ति के बाद हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए हमने प्रतिरोध की बात किया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या इसी प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी होगा। वोल्ट प्रति एम्पियर भी होगा। सुन रहे हो ना ध्यान से, क्योंकि R बराबर होता V बटे I। V मतलब विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विभवांतर एक राशि है, ये सब राशियां हैं। पूछा जाएगा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट किस राशि का मात्रक है? तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। किसका? विभवांतर का मात्रक है। वाट किस राशि का मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, सामर्थ्य का है। शक्ति और सामर्थ्य एक ही चीज है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक, ये दूसरे रूप में है केवल। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और आवेश का क्या मात्रक होता है? तो आवेश का एक और मात्रक होता है, वो क्या है? आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं कूलाम। ठीक, कूलाम को कैपिटल C से लिखा जाता है। ये कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसके नाम पर ये रखा गया है, उनके सम्मान के लिए कूलाम। ओके, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर किस राशि का मात्रक है? एम्पियर किस राशि का मात्रक है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। ठीक, विभवांतर किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। वोल्ट किस राशि का मात्रक है? विभवांतर का। शक्ति का मात्रक वाट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक यूनिट होता है या किलोवाट घंटा होता है, या ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। ऊर्जा का मात्रक वाट सेकेंड भी होता है। वाट सेकेंड को ही जूल कहते हैं। वाट सेकेंड को ही जूल कहते हैं। ठीक, जितनी भी भौतिक राशियां आपके कोर्स में है लगभग हम सबको बोल डाल रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने बोला धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। शक्ति का मात्रक वाट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। धारा को किससे मापा जाता है? अमीटर द्वारा। मतलब धारा मापने का जो यंत्र है, जो मशीन है, उसको हम लोग अमीटर कहते हैं। अमीटर। और विभवांतर किससे मापा जाता है, या विभवांतर मापने की मशीन वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक, अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को। वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है विभवांतर को। ठीक, ये सब है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल। जी का मान, स्मॉल जी का मात्रक, स्मॉल जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 कितना? 9.8। मात्रक इसका क्या होगा? गुरुत्व त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूरी अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर मीटर मीटर। ठीक, दूरी का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन।
पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला क्या है? कैंडिला या कैंडिला। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक कैंडिला। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ओके, ये सब आपको याद होना चाहिए, राइट। ये था किससे संबंधित? ये हमने बोला मात्रक से संबंधित कैसे भविकल्प में प्रश्न बन सकते हैं। ओके, अपवर्तन में ही एक प्रश्न इस तरह का बन सकता है। देखिए, चित्र बना के देखते हैं जरा। ऐसे एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम मान लीजिए कांच है या जल है। क्या है? वाटर है, जल है। ओके, ये लंब है, ये प्रकाश की किरण है ना, ये लंब। और ये कुछ इस तरह से क्या होती है? विचलित हो जाती है। ये वायु है, वायु से जब जल में जाएगी तो क्या होगा? वायु से जल में, तो वायु मतलब ये क्या है? जल की अपेक्षा ये विरल है ना। वायु क्या है? विरल है। किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा। ये विरल है, ये सघन है। विरल से सघन में जाएगा तब लंब की ओर झुक जाएगा। ठीक, तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि एक प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है तो इसकी किरण क्या होगा? अवलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल क्या है? सघन माध्यम जाती है। अगर मान लीजिए आपको इन दोनों कोणों में से कोई एक कोण दे दिया गया, मान लो ये दिया कि ये 45 अंश का। अगर ये 45 अंश का है, हम जानते हैं अगर ये लंब है तो 90 अंश होना चाहिए पूरा। अगर ये इतना 45 है तो ये भी ऊपर वाला क्या होगा? ये वाला, ये भी 45 होगा, तभी 45 90 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस किरण को 45 अंश के कोण पर जाना चाहिए था, इधर भी 45 अंश का बनना चाहिए था, लेकिन ये कितना झुक गया यही पता लगाना है। कितना झुका ये देखते हैं इसको। अगर हम इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं तो क्या होता? ये पूरा कितना होना चाहिए था? 45 अंश। कितना होना चाहिए था? 45 अंश। कितना होना चाहिए था? ये 45 अंश। लेकिन ये 45 अंश नहीं है, उससे क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हुआ है इसको पता लगाने के लिए देखेंगे। ये इतना भी कितना होगा? 45 अंश होगा कि नहीं होगा? इधर वाला 45, इधर वाला 45। अभी बीच का ही निकालना है, ये कैसे निकाला जाए? इसके लिए इन दोनों को जोड़कर बराबर 45 करना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं पता है हमें। तो यहां क्या कर सकते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले भाई। हाँ, यहां ध्यान दीजिए। ये जो प्रश्न है इसमें हमने क्या किया? हमने एक ही मान लिया है। प्रश्न में 2 मान दिए रहेंगे। कितने मान? 2 मान दिए रहेंगे, मतलब यहाँ एक मान और दिया रहेगा, तब हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ में एक मान ये भी दे दिया गया। मान लीजिए कितने अंश का दे दिया गया? 60 अंश का। हमें पूछा गया कितना विचलन हुआ है, प्रकाश की किरण कितना विचलित हुई है। अगर ये 45 था, ये 60 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ ध्यान देना है। अब 45 पर ही तो इसको जाना चाहिए था। कितने पर जाना चाहिए था? 45 पर, अर्थात ये 45 चाहिए था। लेकिन ये किरण कितना विचलित हो गया? अगर ये पूरा 60 है तो ये इतना कितना होगा? ये जो ये वाली किरण है जो अपवर्तित होकर जा रही है, ये वाली किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण होगा? अगर ये 60 है इतना, तो जाहिर सी बात है इतना 30 अंश का होगा। कितना आएगा? 30 अंश। किरण कितना विचलित हो गया? 15 अंश। कितना?
15 अंश, क्योंकि इसको जाना चाहिए था 45 अंश के कोण से, लेकिन ये जा रहा है 30 अंश के कोण से, अर्थात 15 अंश क्या हो गया, ये विचलित हो गया। ठीक, एक सवाल देखिए जरा, देखिए हम सवाल पढ़ रहे हैं बुक से देखकर। यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। आपतन कोण 42 अंश, अपवर्तन कोण 30 अंश दे रहा है। अब देखिए आपतन कोण मतलब आई दिया है 42 अंश और आर दिया है अपवर्तन कोण कितना, 30 अंश, तो कितना विचलित होती है। अब यहां ध्यान देना, फिगर से अगर हम देखें, वैसे भी देखिए आई जितना उतना आर भी होना चाहिए था, तब तो विचलित ना होता, तो कितना अंश हो जाएगा, 12 अंश। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 अंश। देखिए फिगर से अगर हम देखें, देखो ये विलंब है, ये प्रकाश किरण आ रही है जो कितने अंश के कोण से आ रही है, 42 अंश। अपवर्तित हो गया, कितना अंश हो गया ये, 30 अंश। वास्तव में इसको जाना चाहिए था 42 अंश से ही, ऐसे ही कितना, 42 में से 30 घटाएंगे तभी तो विचलन मिलेगा हमें। ठीक, तो विचलन हमें मिल जाएगा 12 अंश। कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया विचलन से संबंधित सवाल। चिन्ह परिपाटी नियम क्या है? तो चिन्ह परिपाटी नियम क्या है कि प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा, दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती हैं। ठीक, ये है चिन्ह परिपाटी नियम है। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की धनात्मक होती है। यह है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की ऋणात्मक ली जाती है। यही इतनी बातें लिख देंगे, चिन्ह परिपाटी नियम हो जाएगा। और अगर लेंस कहा है तो लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, तो यही केंद्र बोला जाएगा जहां ध्रुव बोला जा रहा है। ठीक, ये हो गया लेंस की बातें। लेंस से संबंधित भी एक सूत्र है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको कहते हैं लेंस सूत्र, है ना। लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र है, लेंस की फोकस दूरी निकालने का। ये भी सब कुछ वही चीजें हैं, सिर्फ सूत्र क्या है, माइनस में होता है। जैसे उस सवाल को हमने लगा के दिखाया था, सेम उसी तरह से ये सवाल भी लगेगा। ठीक, जो कंडीशन उसके लिए थी वही कंडीशन इसके लिए भी है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ओके, हाँ, प्रतिबिंब बनने का जो नियम है इसमें, अवतल लेंस द्वारा केवल एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब उसी का उल्टा, दर्पण में जो चीज होता है अवतल में, वो चीज लेंस में उत्तल में होता है, और जो चीज दर्पण में उत्तल में होता है इसमें अवतल में होता है। अब देखिए, प्रिज्म की बात अगर करें, प्रिज्म, प्रकाश का परिकिरण क्या है? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा धुओं के कणों द्वारा ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ठीक, परिकिरण के कारण ही सूर्य का रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है तथा दोपहर के समय सफेद दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। ठीक, किसके कारण? परिकिरण के कारण। किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, किस रंग का सबसे कम होता है?
चलिए ध्यान दीजिए, हाँ वो दूसरे पार्ट का, उसकी बात अभी बाद में करते हैं। चलिए क्या था, हाँ ये फोकस दूरी का सूत्र हो गया और इससे संबंधित कुछ बातें हो गई। अब देखिए इसमें एक प्रश्न है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो कौन सबसे अधिक दूर तक देख सकता है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। वो ऐसे फैल कर भी देख सकता है ना, इधर उधर का भी देख सकता है। ओके, दृष्टि क्षेत्र किसका अधिक होता है, अवतल दर्पण का। ओके, अगली बात अगले वीडियो में। ओके।